ओके, तो बच्चों सब लोग जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर वो स्टार्ट कर रहे हैं अपने डीजल मैकेनिक ऑटोमोबाइल ट्रेड का सेट नंबर 09। तो आज हम लोग सेट नंबर 09 पढ़ेंगे और देखेंगे कि सेट नंबर 09 में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो आज मैं भी आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। पहले क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बोला जा रहा है कि रेडिएटर में पानी का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है। बच्चों आप लोगों को ये कूलिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। तो जब आप लोग कूलिंग सिस्टम पढ़ा करते हो तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि कूलिंग सिस्टम में पानी का फ्लो होता है और वहां रेडिएटर होता है। तो बच्चों कूलिंग सिस्टम में याद करिए, सबसे पहले एक अपर टैंक होता है। सबसे पहले एक क्या होता है बच्चों, अपर टैंक होता है ना, और एक लोअर टैंक होता है। अपर टैंक में जो भरा जाता है वो गर्म पानी भरा जाता है और लोअर टैंक में जो भरा जाता है वो ठंडा पानी भरा जाता है। फिर जब इस अपर टैंक के पानी को लोअर टैंक में लाया जाता है दोस्त मेरे, तो ये जो कॉइल लगी होती है, इन्हीं कॉइल को बताइए हम किस नाम से जानते हैं, रेडिएटर के नाम से जानते हैं, है ना। और इसी कॉइल में पानी हमारा ठंडा हो जाता है, क्योंकि एक फैन भी लगाया जाता है और उस फैन की मदद से ठंडी ठंडी हवा इस पानी को ठंडा कर देती है। तो रेडिएटर में पानी कहां से कहां फ्लो करता है, तो कहना रेडिएटर में पानी ऊपर वाले से नीचे वाले फ्लो करता है, यानी गर्म से ठंडे की ओर फ्लो करता है, या फिर आप बोलिए ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल की ओर। आंसर देखिए, इन ऑल डायरेक्शन गलत। फिर बोला जा रहा है तली से ऊपर की ओर गलत, ऊपर से तली की ओर। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर जाएगा कि रेडिएटर में पानी कहां से कहां फ्लो करता है। और मैं ये बता दूं कि रेडिएटर की जो कॉइल्स होती है वो टिस्टी बनी होती है सर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आइए, ये देखिए ये वो डायग्राम है जिसमें आप लोगों को कूलिंग सिस्टम दिखाया गया है, वो भी वाटर कूलिंग सिस्टम दिखाया गया है ना। अब देखो यही तो रेडिएटर है, ये तुम्हारा अपर टैंक है और अपर टैंक से पानी नीचे आएगा, ठंडा होगा, फिर दोबारा से सर्कुलेशन के लिए जाएगा वाटर जैकेट में। अब मेरी बात समझे ना, है ना। तो ये हमारा कह सकते हो एक तरह का कूलिंग सिस्टम ही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या, द मेन फंक्शन ऑफ वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी कभी डीजल अंदर आता है, ध्यान से सुनिए कायदे के साथ। देखो जब हम लोग डीजल को अंदर लेते हैं तो डीजल टैंक से डीजल अंदर लिया, तो डीजल जब अंदर लिया जाता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है ना। तो उसको अशुद्धि को दूर करने के लिए हम बीच में एक डिवाइस लगाते हैं बच्चों, उस डिवाइस का नाम होता है फ्यूल फिल्टर। याद रखना क्या लगाया जाता है सर, इसको बोला जाता है फ्यूल फिल्टर। और बच्चों इसी फ्यूल फिल्टर के अंदर एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको बोलते हैं सेपरेटर। सेपरेटर पता क्या काम करता है सर, सेपरेटर जो है डीजल से पानी की मात्रा को अलग करता है ना। तो डीजल से पानी की मात्रा को अलग करना ये सेपरेटर का काम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले उत्तर के साथ जाएगा, डीजल से पानी को अलग करना। देखो अगर ऐसा नहीं किया, मान लीजिए आपने डीजल से पानी को अलग नहीं किया, तो पानी से अलग नहीं करेंगे तो पानी अंदर जाएगा, और पानी अगर अंदर गया तो इंजन के बहुत सारे पार्ट में जंग लगा देना, और इंजन के अगर बहुत सारे पार्ट में जंग लग गया तो मेरे दोस्त कई बार जो इंजन की लाइफ 10 साल 20 साल होनी चाहिए वो हमारी कम हो जाएगी। तो हम लोग चाहते ये है कि इंजन के अंदर पानी ना जाए, जिससे कि जंग ना लगे। एक और दिक्कत कर सकता है बच्चों, अगर पानी अंदर चला गया ना तो जो तेल लुब्रिकेशन कर रहा था वो लुब्रिकेशन भी खत्म हो सकता है ना। इसीलिए डीजल से पानी को अलग करना जरूरी है। और डीजल से पानी को अलग करना का काम बताइए कौन करता है सर, सेपरेटर करता है। और सेपरेटर एक्चुअली में लगाया कहां जाता है, फ्यूल फिल्टर में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए अगला बच्चों, अगला सवाल है लीफ स्प्रिंग बताइए किसकी बनी होती है। पत्तीदार स्प्रिंग बोलते इसको, है ना। कभी आप ठेले के नीचे देखिए तो इस तरह से एक स्प्रिंग लगाई जाती है, ऐसे बच्चों। इसी स्प्रिंग को ध्यान रखना हम लोग किस नाम से जानते हैं, लीफ स्प्रिंग के नाम से जानते हैं बच्चों। याद रखना इसमें से सबसे बड़ी जो स्प्रिंग होती है, सबसे बड़ी स्प्रिंग वो कौन सी होती है, तो याद रखना सबसे बड़ी स्प्रिंग, सबसे लंबी स्प्रिंग, इसको बताइए किस नाम से जाना जाता है, मास्टर लीफ के नाम से जाना जाता है, मास्टर लीफ। और इस बात को याद रखना, ये जो सबसे बड़ी स्प्रिंग है वो हमारी मास्टर लीफ है। और मेरे दोस्त ये जो स्प्रिंग है इसके किनारों पर इस तरह से आई शेप बनाया जाता है, जिससे कि उसको फंसा सके, है ना। और अच्छा ये काम किस सिद्धांत पे करता है, तो कह देना ये काम करता है बच्चों बेंडिंग के सिद्धांत पे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो कहना ये बेंडिंग के सिद्धांत पे काम करता है। सवाल ये है कि स्प्रिंग लीफ बनाई किस मटेरियल की जाती है, तो स्प्रिंग स्टील से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है सर, स्प्रिंग स्टील से बनाई जाती है। हालांकि स्प्रिंग स्टील में मेन निकल होता है, थोड़ा बहुत क्रोमियम भी होता है, और बाकी और जो पार्ट है आयरन कार्बन वो सब होता ही होता है, लेकिन निकल जरूर होना चाहिए।
क्योंकि निटिल मिलाने से क्या होता है, पदार्थ के अंदर इलास्टिसिटी आती है। इस बात को भी नोट डाउन कर लेना कहीं पर। जब हम निटिल मिलाते हैं ना किसी भी पदार्थ में, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। सर उस प्रॉपर्टी का बताइए नाम क्या होता है? इलास्टिसिटी। नेक्स्ट आइए अगला चौथा। बच्चों चौथा नंबर सवाल है, दो डियर की चाल किस पर निर्भर करती है ना? द स्पीड ऑफ टू डियर, यदि दो डियर की चाल किस पर निर्भर करती है? पहला है काटे गए दांतों के अनुपात में, डियर के प्रकार में, डियर धातु पर। देखो डियर के प्रकार, डियर धातु, काटे गए दांतों के आकार पे गलत सब। बच्चों स्पीड जो होती है ना, मैं आपको बता दूं, जो भी स्पीड होती है n1 अपॉन n2, वो फॉर्मूला होता है t2 अपॉन t1। सीधा सीधा मतलब आप ये समझो कि जो भी हमारी स्पीड रेशियो होगा वो दांतों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है ना। और एक बात और सुन लीजिए, जितना हमारा छोटा डियर होगा, कैसा डियर सर? छोटा डियर होगा, छोटा डियर। बच्चों याद रखना, छोटे डियर का जो आरपीएम होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। ये भी एक पॉइंट है जो आप लोग को याद होना चाहिए। तो दो डियर की चाल किस पे निर्भर करती है? तो काटे गए दांतों के अनुपात पे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए पांचवा, किस वेल्डिंग द्वारा रेल की पटरियां जोड़ते हैं? है ना, तो ये तो आसान है यार, मैंने बता रखा है कि रेल की पटरियां जोड़ने के लिए हम लोग थर्मिक वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। इसकी मदद से हम कह सकते हैं क्या जोड़ते हैं? रेल की पटरियां जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए बताओ, भारत स्टेज में, मतलब वो जो BS6 इंजन, BS4 इंजन आपने सुना है, तो BS का मतलब होता है भारत स्टेज। तो इन्होंने बोला है BS4 इंजन बताइए कब लागू हुआ भारत में, है ना। देखो BS, पहले तो देखो BS2 की बात करते हैं, ये कब लागू हुआ था। फिर BS3 इंजन बताइए कब लागू हुआ था भारत में। और फिर इसके बाद BS4 इंजन कब लागू हुआ, और BS4 इंजन के बाद रखना BS6 इंजन कब लागू हुआ है। यह हमें इतने इंजन का सन जरूर पूछता है। तो याद रखना BS2 जो इंजन है बच्चों वो 2008 में लागू हुआ है। BS3 की बात करते हैं तो 2005 में। BS4 इंजन धार रखना 2010 में, और BS6 इंजन धार रखना 2020 में लागू हुआ है। ठीक है, तो इनके ईयर जरूर याद रखना। इन्होंने BS4 के बारे में बोला है, तो BS4 बताइए कब लागू हुआ था? सन 2010 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अगला, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? मतलब गाड़ी के रेडिएटर में हम जल का प्रयोग क्यों करते हैं? बच्चों जल का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो उच्च होती है ना। पता है ऐसा क्यों? ध्यान रखिएगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होने से पानी जो है वो देर बाद गर्म होता है। और हम भी तो ये चाहते हैं कि पानी देर से गर्म हो, या जो भी लिक्विड यूज करे वो देर बाद गर्म हो। ठीक है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा काफी हाई होती है, इसलिए रेडिएटर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पानी का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों पानी का इस्तेमाल होता ही अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसा लिक्विड इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि रेडिएटर में हमें लिक्विड यूज करना है जो हमारे इंजन को ठंडा कर सके, तो बताइए उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि सर उसका तो एक तो हाई में बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करे। ऐसा ना हो कि इंजन में चल रहा है, गर्म बाद में हुआ, पहले ही उबलने लगा, गैस बन गया। नहीं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, उसका जो क्वथनांक होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। दूसरा सर उसकी स्पेसिफिक हीट भी हाई होनी चाहिए, है ना। तो उसकी स्पेसिफिक हीट भी कैसी होनी चाहिए बच्चों? हाई होनी चाहिए। अगर हमारे पास जो भी कूलेंट यूज कर रहे हैं सर वो हाई स्पेसिफिक हीट का होना चाहिए। अरे ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है ताकि जो है वो देर बाद गर्म हो। ठीक है, उसके अलावा उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए उसका। ठीक है, डेंसिटी कैसी होनी चाहिए? देखो बच्चों हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी घूम सके, डेंसिटी भी लो होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट होगा वो होगा विशिष्ट ऊष्मा हाई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए बताओ आठवां, निम्न में से एयर कूल्ड इंजन की कौन सी हानि है? इन्होंने बोला है कि बताइए सर एयर कूल्ड इंजन की कौन सी हानि है। बच्चों एयर कूल्ड इंजन का एग्जांपल पहले आप मुझे बताओ, होता है, समझ में आता है। हरा जब भी कभी आपसे कोई पूछे कि एयर कूल्ड इंजन बताइए कौन से होते हैं, तो कहना एयर कूल्ड इंजन का सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है बाइट। ये एयर कूल्ड इंजन है। तो ये भारी होते हैं, गलत।
भाई क्या ये भारी है? नहीं सर। अरे ये इंजन जल्दी गर्म होते हैं, गलत। बच्चों इनमें आवाज ज्यादा आती है, ये एकदम सही है। जितने भी हमारे एयर कूल्ड इंजन होते हैं उनमें आवाज ज्यादा आती है। देखो बाइक का बटन आप चलाइए और हेलमेट अगर नहीं पहने हो, फट 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 एयर की आवाज आती है। लेकिन जो कार चलाइए तो कार में कहां आवाज आती है? बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो हमारे एयर कूल्ड इंजन होते हैं सर उसमें एयर की टकराने की आवाज ज्यादा आती है एयर कूल्ड इंजन में। तो इन्होंने बोला ना कौन सी हानि है, तो कह देना इसमें आवाज बहुत आती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए कुछ डेटा है, जो डेटा आपको याद करना पड़ेगा। पहला नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑयल बाथ एयर क्लीनर इज सर्विस्ड बाई। तो ऑयल बाथ एयर क्लीनर का मतलब ये हुआ कि जो ऑयल से गुजरता है वो एयर क्लीनर बताइए कितने किलोमीटर बाद साफ किया जाता है। तो ये डेटा है, डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि हर एक कंपनी इसको अपने कस्टमर को बताती है कि जैसे ही 5000 किलोमीटर हो जाए तो आप एयर बाथ एयर क्लीनर को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, 5000 किलोमीटर के साथ ऑयल बाथ एयर क्लीनर 5000 किलोमीटर के बाद रिप्लेस हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आइए, ये लो एयर क्लीनर। बच्चों एयर क्लीनर जो हवा को शुद्ध करता है और लगाना जरूरी होता है। कई बार आप इसको एयर फिल्टर भी कहते हैं। इसकी सफाई बताइए कब होनी चाहिए? तो ये घंटों में पूछा गया, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो याद रखना 500 घंटे अगर इंजन हमारा चलता है तो हम लोगों को एयर क्लीनर की सफाई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ दोनों डेटा याद रखना। नेक्स्ट आइए, लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग विधि किस नाम से जानी जाती है? सर लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग है। बच्चों दो तरह की टेक्निक होती है, मैं आपको पहले बता दूं। एक होती है लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग, लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग है ना, और ध्यान रखना दूसरी वेल्डिंग बताइए कौन सी होती है? सर दूसरी होती है राइट वर्ल्ड वेल्डिंग, राइट वर्ल्ड वेल्डिंग। तो पहली वेल्डिंग होती है जिसको बोलते हैं हम लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग, और दूसरी बताइए कौन सी होती है? राइट वर्ल्ड वेल्डिंग। अब लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग का पहले आप दूसरा नाम सुनिए। सर लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग का दूसरा नाम होता है फॉरवर्ड वेल्डिंग, इसको हम फॉरवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं, है ना। कई बार आप इसको एक और नाम से भी जान सकते हैं सर, इसी का नाम होता है फोर हैंड वेल्डिंग, सीधे हाथ की वेल्डिंग जिसको बोलते हैं। राइट वर्ल्ड वेल्डिंग, सर राइट वर्ल्ड वेल्डिंग को ध्यान रखना एक नाम से और जाना जाता है बैकवर्ड वेल्डिंग, इसी का नाम बैकवर्ड वेल्डिंग होती है। और इसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं बैक हैंड वेल्डिंग। ठीक है, तो दोनों नाम आप लोग याद कर सकते हैं। तो लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग तो फॉरवर्ड वेल्डिंग, फोर हैंड वेल्डिंग, राइट वर्ल्ड वेल्डिंग को हम बैकवर्ड वेल्डिंग, बैक हैंड वेल्डिंग। लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि जब हम लोग जो भी फिलर मेटल या टॉर्च चला रहा है वो लेफ्ट की ओर जाए, है ना। जब वेल्डिंग प्रक्रिया लेफ्ट की ओर होती है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग। जब वेल्डिंग प्रक्रिया राइट की ओर होती है, राइट की ओर होती है तो वो हमारा राइट वर्ल्ड वेल्डिंग। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी याद करो। देखो राइट वर्ल्ड वेल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी वेल्डिंग होगी वो राइट की ओर होगी। राइट की ओर होने का मतलब लेफ्ट से राइट होगी। तो राइट वर्ल्ड वेल्डिंग में वेल्डिंग प्रक्रिया लेफ्ट से राइट की ओर होती है ना। जबकि लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग में वेल्डिंग प्रक्रिया कहां से कहां होती है तो कह देना वो होती है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है सर लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग का दूसरा नाम पूछा है। सर इसी को हम राइट वर्ल्ड वेल्डिंग के नाम से जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कुछ मिस्टेक हुई है, फॉरवर्ड वेल्डिंग राइट वर्ल्ड, नहीं 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 नहीं, इन्होंने लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग पूछा है ना, तो लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग का हमारा फॉरवर्ड वेल्डिंग आएगा आंसर। राइट वर्ल्ड वेल्डिंग का लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग का आंसर फॉरवर्ड वेल्डिंग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये सही है भाई। राइट वर्ल्ड तो नहीं हो सकता ना, राइट वर्ल्ड कैसे हो जाएगा? राइट वर्ल्ड तो अलग है ना। तो ये जो नाम मैंने लिखे एकदम सही है। लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग का फॉरवर्ड वेल्डिंग, फोर हैंड वेल्डिंग, राइट वर्ल्ड वेल्डिंग का बैकवर्ड, बैक हैंड वेल्डिंग। कहां से कहां होती है ये बात क्लियर कर लो। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? बी उत्तर। नेक्स्ट आइए बच्चों, 12वां नंबर सवाल है, भारत में स्टेज 3 इंजन बताइए कब लॉन्च हुआ था? सर इन्होंने स्टेज 3 के बारे में बोला है कि बताइए स्टेज 3। तो स्टेज 2 से शुरुआत हुई थी, याद करिए, और ये स्टेज 3 बोला जा रहा है। तो स्टेज 2 हमारा 2001, स्टेज 3 2005 और स्टेज 4 2010 और स्टेज 6 सर 2020। तो स्टेज 3 इंजन जो है वो लॉन्च हुआ था सर 2005 में।
अब ये देखो इनमें से कोई भी आंसर 2005 का नहीं है ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, डिफरेंशियल द्वारा संभव होता है ना बच्चों। ये डिफरेंशियल वर्ड क्या है, तो याद रखिएगा, जब हमें अपनी फोर व्हीलर को किसी मोड़ वाले सड़क में मोड़ना होता है तो वहां पर एक मैकेनिज्म लगाई जाती है सर, उसी मैकेनिज्म का नाम होता है डिफरेंशियल। ठीक है, तो डिफरेंशियल, मान लीजिए हमारे पास गाड़ी जो है आप चल रहा हो और गाड़ी को किसी कर्व सरफेस में मोड़ना है, तो मोड़ते समय पता है क्या होना चाहिए, मैं ये भी बता दूं कि जब गाड़ी कर्व में मोड़ी जाती है तब क्या होना चाहिए। देखिए ऐसे है ना, मान लीजिए आपके सामने ये कार के मैंने पहिए बना के दिखाए, ऐसे ऐसे देखिए, तो जब गाड़ी को हम लोग ऐसे मोड़ते हैं ना मेरे भाई, तो ये जो आगे वाले पहिए होते हैं इनको कम दूरी तय करनी होती है, जबकि पीछे वाले पहियों को ज्यादा दूरी तय करनी होती है। आप मेरी बात समझो, तो इन आगे वाले पहियों की जो दूरी है, इन पहियों की सर इनको कम दूरी तय करनी है, तो इनकी स्पीड कम होती है, इनकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कैसे पता करते हैं सर, ये पता किया जाता है डिफरेंशियल गियर की मदद से, है ना। तो डिफरेंशियल गियर का मतलब क्या होता है कि सर ये आपको गाड़ियों को मोड़ने में सहायता करते हैं, डिफरेंशियल गियर, है ना। और बच्चों इसमें एक मैकेनिज्म भी लगाई जाती है, वो भी मैकेनिज्म कई बार पूछी जाती है सर, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो डिफरेंशियल में ध्यान रखना, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन लगाई जाती है। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन हम लोग डिफरेंशियल में लगाते हैं। और डिफरेंशियल पता है कहां कहां लगे होते हैं सर, ये हमेशा फोर व्हीलर या उससे ज्यादा के पहियों वाले इंजन में लगे होते हैं। टू व्हीलर में डिफरेंशियल लगाने की जरूरत नहीं है, और ना ही ध्यान रखना किसी भी तरह का थ्री व्हीलर में। तो डिफरेंशियल का यूज कभी भी बाइक में नहीं होता, कभी भी हमारा टेम्पो में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो सवाल का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के साथ पिछले पहियों की चाल में अंतर डालना। देखो भाई, पिछले पहिए की जब चाल में अंतर होगा तभी तो इधर की चाल कम, इधर की चाल ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर होगा, पिछले पहिए की चाल में अंतर डालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए बच्चों। इन्होंने बोला गियर रेशियो बताइए क्या होता है ना। तो गियर रेशियो का सीधा सा मतलब है सर, जब हम कहते हैं गियर रेशियो का मतलब होता है T1/T2, दांतों की संख्या का अनुपात। क्या हम लोग इसको डायमीटर के अनुपात में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिसमें जितने ज्यादा दांत है उसके डायमीटर उतना ज्यादा। लेकिन जब स्पीड का अनुपात लिखेंगे मेरे भाई, तो हम लोग इसको N2/N1 लिखेंगे। तो गियर रेशियो का जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर होना चाहिए, और तो आंसर ही नहीं सही है यार। ये लो 15, जब दो गियर आपस में मैच करते हैं तो बताइए क्या होगा। मान लो दो गियर आपस में मैच कर दिए तो क्या होने वाला है, तो ध्यान रखना, जब दो गियर मैच करते हैं, पहला छोटा गियर अधिक गति से घूमता है, बड़ा गियर अधिक गति से घूमता है। याद करो, दो गियर अगर मैच करते हैं तो इनमें से जो छोटा वाला गियर है सर वो हाई स्पीड से घूमता है, स्मॉलर गियर स्पिन्स एट ग्रेटर स्पीड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला देखिए, ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्क्वायरनेस। ट्राई स्क्वायर का यूज किस में करते हैं भाई, ट्राई स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायरनेस चेक करता है, वो स्क्वायर फॉर्म का है कि नहीं। तो पहला आंसर है एक समय में एक सतह, एक समय में दो सतह। ध्यान रखना, ट्राई स्क्वायर में एक समय में एक सतह को चेक कर सकते हैं, दो सतह नहीं। तो एक समय में एक ही सतह को चेक कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर की मदद से कि वो परफेक्ट स्क्वायर शेप में है कि नहीं, या फिर कई बार समतलता भी चेक करते हैं, इसमें दो परपेंडिकुलर साइड्स होती है उनकी वजह से। तो एक समय में एक ही सतह। नेक्स्ट आइए अगला बच्चों, वेट क्लच क्या होते हैं। क्लच हमारे मेनली अगर लुब्रिकेशन के अनुसार देखेंगे तो दो तरह के होते हैं, एक वेट होता है, ड्राई होता है। तो वेट क्लच में क्या होता है दोस्त मेरे, उसकी जो प्लेटें होती हैं उसके पीछे लुब्रिकेशन होता है, आगे नहीं, जहां घर्षण है वहां नहीं, घर्षण के पीछे। तो पहला देखिए, जिसकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी होती, अरे यही सही है यार, इसी को हम वेट क्लच बोलेंगे, जिसकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी हुई होती। क्लच प्लेट तेल में नहीं डूबी रहती है, जिसमें क्लच प्लेट रिलीज बेरिंग नहीं होता, नहीं नहीं ये सब गलत है यार। ओके, तो बच्चों जब प्रेशर प्लेट तेल में डूबी हुई होती है, ध्यान रखना, उसी को हम वेट क्लच के नाम से जानते हैं, है ना। कभी वेट क्लच का मतलब ये नहीं है कि क्लच को वेट करना, क्लच में तो घर्षण होना ही चाहिए, लेकिन जिसकी प्रेशर प्लेट अगर तेल में डूबी हुई है उसी को वेट क्लच कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए 18वां बोला जा रहा है, द पोर्ट यूज्ड इन। आप मुझे बताओ पोर्ट का यूज कहां होता है। याद करो, मैंने आपको कहा था कि टू स्ट्रोक जो इंजन होते हैं उनमें पोर्ट इस्तेमाल होते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में वाल्व, है ना। तो टू स्ट्रोक इंजन में ही हम लोग पोर्ट इस्तेमाल करते हैं।
पोर्ट कुछ नहीं होता, सिंपली डड्ढे होते हैं जिनकी मदद से हमारा एग्जॉस्ट गैस बाहर जा सकती है, और कई बार अंदर का चार्ज हमारे सिलेंडर के अंदर भी आता है। ओके, तो पोर्ट्स हम लोग 2 स्ट्रोक में यूज करते हैं, वाल्व हम लोग 4 स्ट्रोक में। लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, बहुत बड़े सवाल। अब यहां से समझ रहा हूं, इन्होंने बोला है कि भैया बता दो लेड एसिड बैटरी का क्या खूबी है। पहला है केवल विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, रासायनिक ऊर्जा आगे लिखा है यांत्रिक ऊर्जा संग्रहित होती है, गलत, ये तो गलत है टोटली। रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है जिसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये एकदम सही है भाई। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, केमिकल एनर्जी, और उसी केमिकल एनर्जी को बताइए किसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सर विद्युत ऊर्जा में, है ना। बच्चों जो ऑटोमोबाइल में लेड एसिड बैटरी यूज होती है उसमें अगर कोई पूछे एसिड कौन से यूज करते हैं, H2SO4, और याद रखना उसमें एक और पूछा जाता है कि कितने वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं हम लोग, पहले तो सेल बताइए, तो याद रखना 2 वोल्ट का सेल यूज करते हैं। बस इन्हीं सेल की प्लेटों को जोड़कर बैटरी बना लेते हैं, सीरीज क्रम में जोड़ना होता है, कैसे क्रम में, सीरीज क्रम में। नेक्स्ट आइए 20वां, ये सवाल अच्छा है। बोला जा रहा है कि जब किसी वाहन के अगले टायर में विस्फोट हो जाता है, यहां विस्फोट हो जाने का मतलब बम फूटने से नहीं है सर, विस्फोट हो जाने का मतलब यहां पर पंचर से है, या टायर फट जाने से, पंचर से भी ना कहिए, पंचर में तो छोटा सा होल होता है ना सर, टायर फट जाने से मतलब है। तो मान लो अगला पहिए में टायर फट जाता है, तो बताइए उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर अगले टायर में पंचर होता है, अचानक से विस्फोट हो जाता है, इंजन धीमा हो जाएगा, ये देखो गलत है भाई। इंजन का टायर से क्या मतलब यार, इंजन कैसे धीमा हो जाएगा, इंजन गति पकड़ लेगा, ये भी बकवास है। इंजन वैसे ही काम करेगा, इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर अगले पहिए में विस्फोट हो जाता है तो बच्चों स्टीयरिंग कंट्रोल लॉस हो जाएगा, यानी स्टीयरिंग कंट्रोल खो दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टीयरिंग कहां लगा होता है, अगले पहिए में, कार के अगले पहिए में लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट है 21, आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं सर जब भी कभी आर्क वेल्डिंग पढ़िए तो आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, मेरे पास एक जॉब होता है ना, और इसी जॉब को बताइए हम किससे लगाते हैं, सर इसी जॉब को हम इलेक्ट्रोड से पकड़ते हैं ऐसे, और जब इसको यहां टच कराते हैं ना मेरे भाई, तो सर्किट कंप्लीट होता है, और सर्किट कंप्लीट हो जाने की वजह से ही करंट बहती है, उसके बाद एक आर्क उत्पन्न होती है ना, मटेरियल पिघलता है, वेल्डिंग हो जाती है। तो आर्क वेल्डिंग में जो मेनली इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर होगा इलेक्ट्रोड के साथ। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल इंजन द्वारा ऊर्जा के किस रूप को उपयोग किया जाता है, बहुत बढ़िया सवाल। बोला जा रहा है कि ऑटोमोबाइल का जो इंजन है वो ऊर्जा के किस रूप को उपयोग करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑटोमोबाइल का जो इंजन है वो हम लोग पेट्रोल डीजल इत्यादि जलाते हैं, और पेट्रोल डीजल जलाने का सीधा सा मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा उसका यूज कर रहा है। तो इंजन द्वारा किस रूप का वो किया जाता है, उपयोग किया जाता है, सर केमिकल एनर्जी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सवाल का सही आंसर होना चाहिए, और तो उत्तर नहीं रहे, थर्मल मत लगाइएगा, थर्मल गलत है। सबसे पहले पेट्रोल डीजल के पास केमिकल एनर्जी होती है। नेक्स्ट आइए, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का उपयोग कहां करते हैं। अब आपके मन में आएगा 2 स्ट्रोक डीजल इंजन तो हमने पढ़ा ही नहीं। बच्चों बनाने को हम बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। लेकिन जब भी कभी 2 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो ध्यान रखना 2 स्ट्रोक इंजन का यूज हमेशा हम लोग वहां करते हैं जहां हमें ज्यादा पावर पानी होती है, ज्यादा पावर, है ना। अब आप ये देखो कि इनमें से कहां पर ज्यादा पावर पानी हो सकती है, वहां पर हम लोग 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अंतरिक्ष यान बिल्कुल भी नहीं कहना, अंतरिक्ष यान में हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन ही यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इवन अब आजकल के जो अंतरिक्ष यान है वो गैस टरबाइन पे काम करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर जाएगा मरीन एप्लीकेशन, समुद्री जो जहाज होते थे वो हमारे पहले 2 स्ट्रोक डीजल इंजन होते थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए 24, निम्नलिखित में कौन सा टर्बोचार्जर का हिस्सा नहीं है। आप मुझे बताओ इनमें से कौन टर्बोचार्जर का हिस्सा नहीं है। टर्बोचार्जर याद है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में एक टरबाइन लगाते थे जो एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर से घूम जाती थी, वही टर्बोचार्जर है। सर टर्बोचार्जर में टरबाइन व्हील हो सकती है। अच्छा देखो, टर्बोचार्जर में हमें शाफ्ट को घुमाना है तो बीयरिंग तो लगानी ही लगानी है, कंप्रेसर व्हील भी होना चाहिए, क्योंकि टर्बोचार्जर में जो टरबाइन घूमती है उसकी शाफ्ट को कंप्रेसर से जोड़ते हैं।
लेकिन देखो टर्बो चार्जर में मफलर नहीं आता, मफलर बिल्कुल भी नहीं आता सर, ये एग्जॉस्ट सिस्टम में आता है मफलर, टर्बो चार्जर सिस्टम में नहीं आएगा, है ना। मफलर क्या होता है सर, एक तरह का साइलेंसर होता है जो कह सकते हो आवाज को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट मटेरियल इन द चीजल, चीजल में बताइए इनमें से कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। अरे सर चीजल तो हमारा एक तरह का हैंड कटिंग टूल है, और जितने भी हमारे हैंड कटिंग टूल होते हैं वो एक ही मटेरियल के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के। हाई कार्बन स्टील के ही हम लोग हमेशा क्या बनाते हैं सर, हैंड कटिंग टूल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर बताइए, उत्तर दीजिए बच्चों। 26 नंबर सवाल ये बोला जा रहा है स्पार्क प्लग द्वारा उत्पन्न वोल्टेज कितना होता है ना। मैंने आपको कहा था कि स्पार्क प्लग जो है वो 6 वोल्ट को लगभग 20,000 वोल्ट बनाता है, ठीक है, इग्निशन कॉइल की मदद से। अब 20,000 के आसपास देख लो कौन सा उत्तर है, वही उत्तर सही हो जाएगा। तो 20,000 वोल्ट के आसपास का बच्चों उत्तर जो है सर 18,000 वोल्ट है। इस सवाल का सही आंसर 18,000 वोल्ट होगा। अब देखो 1,80,000 तो हो नहीं सकता ना यार, तो कई बार हमें अंदाजे से भी आंसर लगाना होता है कि क्या उत्तर सही होना चाहिए। 27 नंबर देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बेरिन, बेरिन का फंक्शन बताइए। पहला देखिए सर, बेरिन पता क्यों लगाई जाती है, पहले सुन लो सर। बेरिन का मेन काम होता है कि जो हमारा घूमने वाला पार्ट है उसको सहारा देना। जैसे ये शाफ्ट घूम रही है, तो बच्चों इस शाफ्ट को घूमने के लिए हम लोग इसके आसपास बेरिंग से लगा देते हैं। तो बेरिंग क्या काम करती है, घूमते हुए पार्ट को सहारा देती है, घूमते हुए पार्ट को सहारा देती है, हरा। तो क्या आंसर जाना चाहिए, रोटेटेड एट हाई स्पीड, गलत। जनरेटेड ऊष्मा का जनरेट नहीं है, हरा। इसका सही आंसर जाना चाहिए शाफ्ट और गियर की गति को आसान बनाना। सर शाफ्ट और गियर की गति को आसान बनाना ये हमारे बेरिंग का काम होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए। शाफ्ट को संतुलित रखना ये हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में इसका काम गति को आसान बनाना भी होता है, और आसान बनाने में हर चीज आ रही, संतुलित रखना भी आ गया। इसके बीच में हम तेल वेल डाल के लुब्रिकेशन भी कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगला, बताओ निम्नलिखित में से किस बैटरी का प्रयोग भारत में ऑटोमोबाइल इंजन में आमतौर पर नहीं किया जाता। बच्चों ध्यान रखना, भारत में हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं ज्यादातर ऑटोमोबाइल में वो 6 वोल्ट की हो सकती है, 12 वोल्ट की हो सकती है, 20 वोल्ट भी यूज करने लगे। छुट्टी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सवाल है, तो ध्यान रखना हमने अभी तक 18 वोल्ट की बैटरी का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, 18 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया, 20 वोल्ट करने लगे। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं 20 वोल्ट की बैटरी बनाई कैसे जाएगी, तो कह देना जब 2 वोल्ट के 10 सेल को सीरीज में जोड़ेंगे, 2 वोल्ट के 10 सेल को सीरीज में जोड़ने से 20 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हेलो, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम CRDI, तो बोला जा रहा है कि CRDI में फीड बताइए कि हमारा जो फीड है वो कहां से क्या होता है। देखो पहली बात तो मैं ध्यान रखना, ये जो CRDI सिस्टम है ना बच्चों, CRDI सिस्टम हमेशा मल्टी सिलेंडर में यूज होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, मल्टी सिलेंडर में यूज होता है CRDI सिस्टम, कॉमन रेल डायरेक्ट इग्निशन सिस्टम। बच्चों होता क्या है कि इसमें शुरुआत वाले पार्ट में हमेशा फ्यूल टैंक होगा, लास्ट वाले पार्ट में इंजन या इंजेक्टर होगा, है तो फ्यूल टैंक फ्यूल फिल्टर शुरुआत में आ जाए गलत, फ्यूल टैंक सब शुरुआत में, है ना। लास्ट वाले पार्ट में इंजन लास्ट वाले पार्ट में कॉमन रेल गलत, इंजन गलत। तो मेरे भाई यहां से हमने 2 आंसर तो वैसे ही गलत कर दिए। फ्यूल टैंक के बाद हाई प्रेशर पंप, बस यही गलत हो गया। बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होता है, फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक के बाद जो भी हमारा तेल है वो पहले लो प्रेशर पंप में जाता है, फिर लो प्रेशर पंप को ही फीड पंप के नाम से जानते हैं। अरे कई बार इस लो प्रेशर पंप का ही नाम बताइए क्या लिखा होगा, फीड पंप। फिर वो हमारा फ्यूल फिल्टर में जाता है, फ्यूल फिल्टर के बाद हाई प्रेशर पंप में जाता है, और हाई प्रेशर पंप के बाद कॉमन रेल, इंजेक्टर, फिर इंजन। ये सवाल का सही आंसर होगा। मैं इसका डायग्राम भी लेके आया हूं ताकि मैं समझा सकूं। तो CRDI सिस्टम में देखो सबसे पहले क्या होता है मेरे दोस्त, सबसे पहले फ्यूल टैंक होता है ना, ये क्या है, ये फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक के बाद यहां पर एक पंप लगाया जाता है मेरे भाई, उस पंप को बोलते हैं फीड पंप। ये पंप हमारा कौन होता है, फीड पंप। अरे फीड पंप के बाद तेल फ्यूल फिल्टर में, फ्यूल फिल्टर के बाद हाई प्रेशर पंप में। ये है हमारा कौन सा पंप सर, ये हमारा हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप। और हाई प्रेशर पंप के बाद पानी हमारा कॉमन रेल में जाता है, फिर इंजेक्टर में, इंजेक्टर के बाद सिलेंडर में फाइनली, है ना। अब ये हमारा 4 सिलेंडर इंजन दिखाया गया है,
कितने सिलेंडर इंजन है सर? ये हमारा 4 सिलेंडर इंजन है। ओके, तो सीआरडीआई सिस्टम कहां यूज होता है? तो कह देना मल्टी सिलेंडर इंजन में यूज होता है, कभी सिंगल सिलेंडर इंजन में नहीं। नेक्स्ट आइए 30। बच्चों ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज्यादा क्यों होता है? जैसे कि आप कभी डीजल इंजन चलाइए तो डीजल इंजन में क्या होता है कि पेट्रोल इंजन की अपेक्षा ज्यादा वाइब्रेशन होता है। ऐसा क्यों सर? बच्चों इसका रीजन ये है कि डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है, अर्थात प्रेशर ज्यादा बनता है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए कि डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है, मतलब प्रेशर ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है। अब देख लो ऐसा कोई उत्तर है? अरे तो सिलेंडर की अधिकता के कारण नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दाब की अधिकता के कारण, ये एकदम सही है। डीजल इंजन में बच्चों ध्यान रखना प्रेशर हमारा ज्यादा होता है, और प्रेशर क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है, इसीलिए ध्यान रखना डीजल इंजन में वाइब्रेशन ज्यादा आते हैं अकॉर्डिंग टू पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट आइए अगला 31 नंबर। बच्चों 31 बोला जा रहा है, वाहन सेवा सेंटर में वाटर वॉश के लिए वाहन को उठाने के लिए कौन सा उपकरण करते हैं? जैसे कि मुझे इस गाड़ी को धोना है और मैं चाहता हूं अच्छे से गाड़ी धुल जाए, लेकिन वो वाहन सेवा सेंटर है, बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनी होती है जो गाड़ियों को धुलती है, वहां की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पर गाड़ियों को ट्रेन में नहीं उठाते। अगर आप ऐसा लग रहा है ट्रेन में उठाते, ट्रेन में तो वहां उठाते हैं जहां पर हमें सीधे थाने ले जाना होता है, स्टैंड नहीं होता है, स्क्रू जैक नहीं होता, एक्चुअली में उसको बोलते हैं होइस्ट। अरे ये कुछ इस तरह से होता है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें 4 जगह से हम लोग गाड़ी के पहियों पर खड़ा करके उसको उठा लेते हैं, है ना। तो वाहन सेवा सेंटर में गाड़ी जो है होइस्ट पर उठाई जाती है। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए इंपॉर्टेंट सवाल है, सीआरटीआई में इंजन का प्रेशर, इंजन फ्यूल पंप का प्रेशर बताइए कितना होता है ना। तो सीआरडीआई सिस्टम अभी आपको बताया, उसमें ध्यान रखना फ्यूल पंप का प्रेशर, यहां पर जब बोला है फ्यूल पंप तो ये हाई प्रेशर पंप है, और इस हाई प्रेशर पंप का प्रेशर वैसे तो होता है 1600 बार, सिर्फ 1600 बार याद कर लो, क्योंकि ज्यादातर किताबों में 1600 बार है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1600 नहीं लिखा, 1000 से 1600 लिखा है, तो आप ये सही कर दो, लेकिन 1600 बार याद कर लो कि इसका प्रेशर 1600 बार होता है। नेक्स्ट आइए, बताओ एक टैप ड्रिल का आकार कैसे डिसाइड करोगे? टैप ड्रिल का आकार, है ना बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके सामने लिखा है कि मुझे जो चूड़ी बनानी है वो M8 × 0.4 इसकी बनानी है। सर M8 का मतलब ये हुआ कि डायमीटर हमारा 8 होना चाहिए, पिच हमारी 0.4 आना चाहिए, है ना बच्चों। इससे आपको टैप का साइज पूछ सकता है कि टैप का साइज क्या होना चाहिए। साइज का मतलब वही आकार, है ना। तो टैप का साइज हो जाएगा कि डायमीटर में से पिच घटा दो, तो डायमीटर में से पिच घटा देंगे तो ये हमारा टैप का साइज हो जाएगा 7.6। चेक करो जल्दी। तो मेजर डायमीटर माइनस पिच, मेजर डायमीटर माइनस पिच, ध्यान रखना इससे हम लोग टैप का साइज निकालते हैं, टैप ड्रिल का आकार निकालते हैं। टैपिंग इंटरनल थ्रेड बनाने का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आइए अगला, बताओ हीट इंजन का मूल रूप से क्या कार्य होता है? बताइए हीट इंजन का मूल रूप से कार्य क्या है? तो याद रखना जितने भी हमारे पास हीट इंजन है उनका एक ही काम है कि फ्यूल की केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। अरे आप नहीं, इन्होंने हीट इंजन बोला, सॉरी माय मिस्टेक। अगर जब ये हीट इंजन बोला जाए तो कहना हीट इंजन जो है वह डिवाइस होती है जो बच्चों हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हीट इंजन वह डिवाइस होती है जो हीट एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। तो उसी डिवाइस को बताइए हम किस नाम से जानते हैं? सर उसको बोला जाता है हीट इंजन। तो बताइए इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए? तो कन्वर्टेड एनी अदर एनर्जी इनटू मैकेनिकल, कन्वर्जन हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर होगा, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बनाना, ये हमारे हीट इंजन का काम है। हीट इंजन आईसी इंजन एक तरह का हीट इंजन ही तो है ना। आईसी इंजन हो गया, ईसी इंजन हो गया, गैस टरबाइन हो गया, स्टीम टरबाइन, ये सब हमारे एक तरह के हीट इंजन ही होते हैं। नेक्स्ट आइए, वैद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किस कारण होता है? इन्होंने बोला है कि वैद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किस कारण होता है। अब देखो यहां सुनो, होल्स बच्चों ध्यान रखता है जितने भी हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप, उसमें होल से रिटार्ड जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मतलब धारा का, सॉरी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में सर एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और बच्चों ध्यान रखना जितने भी हमारे वैद्युत अपघट होते हैं
वैद्युत अपघट्ट, सर उसमें जो है उसमें ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा धारा का फ्लो होता है वो आयंस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी, वैद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह आयंस की वजह से होता है। नेक्स्ट है अगला, हाउ मेनी द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वेरी इन रन इन डीजल इंजन, है ना। मतलब कोई डीजल इंजन में आपसे कहा जाए कि जो फ्यूल की मात्रा कितनी अंदर आनी है कितनी बाहर जानी है, वो मात्रा कैसे कंट्रोल होती है। मान लो हमने कहा कि हम डीजल इंजन को पहले कम स्पीड पे चला रहे हैं, तो मानी बात है कम फ्यूल चाहिए, ज्यादा स्पीड पे चला रहे हैं ज्यादा फ्यूल चाहिए, कौन कंट्रोल करता है। तो बच्चों कितना फ्यूल अंदर भेजना है कितना नहीं, ये कंट्रोल करता है फ्यूल फीड पंप, जो मैंने बताया था फ्यूल फीड पंप। लेकिन फ्यूल फीड पंप भी अपने प्रेशर को बदलता रहता है, और फ्यूल फीड पंप का जो प्रेशर होता है मेरे भाई वो 100 से 150 बार के आसपास होता है। हालांकि फ्यूल फीड पंप में हम एक मैकेनिज्म लगाते हैं सर, उस मैकेनिज्म का नाम होता है रैक एंड पिनियन। कौन सी? रैक एंड पिनियन। ये रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म की मदद से ही हम फ्यूल का प्रेशर कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से ये पता कंट्रोल हो जाता है कि कितना फ्यूल अंदर आना है कितना नहीं, है ना। कई बार हम लोग रैक एंड पिनियन को कंट्रोल रैक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रैक एंड पिनियन को ही कंट्रोल रैक भी कहते हैं। नेक्स्ट है अगला, बताओ इमिशन नियंत्रण प्रणाली में ईजीआर का पूरा नाम क्या है। सर इन्होंने बोला ईजीआर का पूरा नाम बताइए। हरा ईजीआर बच्चों, इसको मैंने शायद पिछले वाले लेक्चर में आपको समझाया था, नहीं पिछले वाले में समझाया था। इसका पूरा सिस्टम मैंने समझाया था। मैंने आपको कहा था कि जो बाहर जली हुई गैसें निकलती है उसमें बहुत सारी मात्रा ऐसी होती है जो जहरीली होती है, तो दोबारा से उसे हम लोग चार्ज में मिला देते हैं, तो रीसर्कुलेशन करना ये ईजीआर का काम है। इसीलिए इसका पूरा नाम होता है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, है ना। एग्जॉस्ट गैस का दोबारा से रीसर्कुलेशन करना ये ईजीआर वाल्व का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, भारत में कौन सा मंत्रालय मोटर वाहन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। भारत में वो मंत्रालय का नाम बताइए जो मोटर वाहन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो कहना भाई अगर मोटर वाहन को नियंत्रित करना है तो वो हमारा परिवहन मंत्रालय होना चाहिए, है। इसीलिए इस सवाल का सही आंसर सड़क परिवहन और राज्य मंत्री के साथ जाना चाहिए। नितिन गडकरी इनके मंत्री है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला उत्तर होगा। कौन सा मंत्रालय मोटर वाहन गतिविधियों नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर डी। ये लो 39 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए सर। 39 नंबर सवाल ये है कि एक इंजन को बंद गैराज में ऑपरेट नहीं करना चाहिए। मतलब एक इंजन जो है वो बंद गैराज में है तो उसे कभी ऑपरेट नहीं करना चाहिए। भैया ऐसा क्यों? होता क्या है कि जब आप किसी इंजन को बंद गैराज में चलाने लगते हो, चलाने का मतलब गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो होता क्या है कि बंद गैराज में ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पर इंजन चलाने के बाद तुरंत कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड बताइए कैसी गैस होती है? तो कह दे रहा ये तरह की जहरीली गैस होती है। ये कैसी गैस होती है? सर जहरीली गैस होती है। तो एग्जॉस्ट गैस जहरीली होगी, ये सवाल का सही आंसर होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि बंद गैराज में कभी भी इंजन या गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। विस्फोट होने जोखिम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंजन को सही मिश्रण नहीं मिलता, गलत है। यदि गैस नहीं निकल पाती तो इंजन खराब हो जाएगा, ये नहीं। इसका सही आंसर एग्जॉस्ट गैस जहरीली होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मल इंजन। इनमें से बताइए कौन सा ऊष्मी इंजन नहीं है, हरा। तो बच्चों ध्यान रखना, ऊष्मी इंजन डीजल इंजन ऊष्मी इंजन है, भाप टरबाइन है, पेट्रोल इंजन है। लेकिन पवन चक्की सर ये ऊष्मी इंजन नहीं है। क्यों भैया क्यों नहीं है? क्योंकि होता क्या है कि ये पवन चक्की का काम क्या है, हवा की जो गतिज ऊर्जा होती है सर ये उसे बनाता है हमारी कौन सी ऊर्जा? वैद्युत ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा तो वैद्युत ऊर्जा बनाता है, और ये परिभाषा किसी भी ऊष्मी इंजन की नहीं थी। ऊष्मी इंजन की परिभाषा तो ये थी कि जो ऊष्मी इंजन हीट एनर्जी को कौन सी ऊर्जा बनाए? मैकेनिकल एनर्जी बनाए, जबकि ऐसा नहीं है। तो विंड मिल हमारी ऊष्मी इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए 41 बच्चों, 41 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि रिविट एक्स के फलस्वरूप, ये जो इन्होंने दिया है ना रिविटिन में एक्स क्या है, ये एक्स एक दिखाया गया बच्चों, रिविटिन क्रिया है। देखो रिविटिन क्रिया में क्या होता है भाई, दो प्लेटों को ऐसे जोड़ा जाता है। जोड़ा जाते समय हम लोग क्या करते हैं बच्चों यहां पर कि गैप को कम करते हैं। किसके किसके बीच के गैप को? तो कहना रिवेट का जो हेड है और प्लेट, जिससे कि
जो भी हमारा ज्वाइंट है वो लीक प्रूफ बन सके, ज्वाइंट को लीक प्रूफ बनाने के लिए हम लोग प्लेट और हेड के बीच के गैप को कम करते हैं। तो जब भी कभी रिवेट के हेड और प्लेट के बीच का ये गैप कम किया जाता है मेरे दोस्त, है ना, क्यों कम करते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, लीक प्रूफ बनाने। लीक प्रूफ का मतलब होता है कि पानी इधर से उधर ना जाए। तो वहां पर एक प्रक्रिया की जाती है बच्चों, उस प्रक्रिया का नाम होता है कॉकिंग, है ना। तो ये जो टूल बनाया जाता है जो हेड और प्लेट के बीच लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉकिंग टूल। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर। इसी तरह से टूल और होता है फुलरिन, है ना। सर फुलरिन टूल इन दो प्लेटों के बीच के गैप को कम करता है, यहां लगाया जाता है, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो हमारा कॉकिंग टूल जो है ना, रिवेट और प्लेट के बीच के गैप को कम करता है। चलो एससीआर बताओ। सर इन्होंने बोला है कि एससीआर का प्रयोग क्या है ना। तो पहले तो आप लोग एससीआर का पूरा नाम सुन लीजिए, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ध्यान रखना एससीएल, ये देखो है क्या ना, अब आप ये मत कहना कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, तुम्हारे में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन आते भी है तुम्हारे एग्जाम में। तो एससीआर का पूरा नाम क्या होता है, तो कह देना इसका पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, है ना। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, रेक्टिफायर ये तुम्हारे एससीआर का पूरा नाम होता है। ये तरह का रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का मतलब होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर हो जाएगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के साथ। बच्चों एफईटी, इसका भी कई बार पूरा नाम पूछ लेता है। तो ध्यान रखना एफईटी का पूरा नाम कोई पूछे तो आपको बताना है फील्ड, है ना, फील्ड। फील्ड ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये हमारे एफईटी का पूरा नाम है। तो बच्चों इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर जाएगा सर, रेक्टिफायर के रूप में। नेक्स्ट आइए 43 नंबर देखिए। 43 नंबर बोला जा रहा है कि 4 पहियों वाली गाड़ियों का स्टीयरिंग इस तरह से होता है कि आगे के पहिए बिना स्लिप हुए घूमते हैं। यही सही है। देखो आप लोग कभी 2 व्हीलर में घूमिए और अगर मोड़ रहे हैं ना तो कई बार वो गाड़ी इधर स्लिप भी होती है, लेकिन 4 व्हीलर में जो हम एटरमैन स्टीयरिंग गियर स्टीयरिंग सिस्टम यूज करते हैं उसमें इस तरह से उसका स्टीयरिंग सिस्टम रखा जाता है ताकि वो मोड़ते समय स्लिप ना करे, है ना। तो स्पिन्स मतलब घूमना विदाउट स्लिपिंग, स्पिन्स विदाउट स्लिपिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, ये लो बच्चों ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड के बीच का गैप क्या होता है। बच्चों ध्यान रखना है स्पार्क प्लग में स्पार्किंग पाई जाती है और स्पार्किंग कराने के लिए वहां 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का गैप तुमसे पूछा जाता है कि बताइए ये गैप कितना होता है, तो 0.4 mm से लेकर 0.6 mm के बीच होता है। तो स्पार्क प्लग का मेन काम होता है स्पार्किंग का आना। स्पार्क प्लग को अब पूरा डिटेल में समझो तो उसमें बैटरी होती है, क्वाइल होती है, इग्निशन स्विच होता है ना। इसके साथ साथ हमारा जो है और भी बहुत सारी चीजें होती है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो बच्चों ध्यान रखना वहां पर इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं और 2 इलेक्ट्रोड जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप करता है तो स्पार्किंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए जो मिनिमम गैप होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, है ना। तो कई बार तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि स्पार्क प्लग में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कितना गैप होता है, 0.4 से 0.6 mm। तो सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 0.6 mm। नेक्स्ट आइए, बताओ निम्नलिखित में से कौन ईंधन की गुणवत्ता को वाष्पित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। ईंधन की गुणवत्ता जो वाष्पित होती है, वाष्पित समझ रहे हैं ना, कि हमारे पास ईंधन का ऐसा गुण जो उड़ जाए, उड़नशीलता जिसको बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखना पेट्रोल जो है ना खुला नहीं छोड़ सकते, खुला छोड़ दिया तो वो उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास उड़नशीलता होती, वोल्टिलिटी होती है। तो C10 नंबर जो है ना ये डीजल के लिए लगाया जाता है ना, और 10 नंबर पेट्रोल के लिए होता है। विस्कोसिटी के लिए हम लोग SAE वाला टर्म यूज करते हैं, तरहेरा। इसका सही आंसर हमारा वोल्टिलिटी तो वैसे हिंदी में बोलते हैं उड़नशीलता। तो जब भी कभी कोई भी ईंधन जो है खुला छोड़ने पे उड़ जाए तो हम कहते हैं वो ईंधन वोल्टाइल ईंधन है, वोल्टिलिटी है उसके पास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए 46 नंबर बताइए। बच्चों 46 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए कि चालकता का मात्रक क्या है। हेलो, ओके।
तो चालकता की यूनिट बोली जा रही है। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो हेनरी होती है सर, ये प्रेरकत्व की यूनिट होती है ना, प्रेरकत्व। धारिता सर, संधारित्र की मात्रक या धारिता का मात्रक फैराड होता है, धारिता बोलिए। और ध्यान रखना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जो साइमन होता है सर, यही हमारे किसकी यूनिट होती है सर, ये हमारे कह सकते हो चालकता की यूनिट होती है, साइमन। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट उत्तर अगला बताइए 47 नंबर, प्रतिरोधों की समांतर क्रम में जोड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्या होती है? अरे भाई सर, रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं? समांतर में जुड़े। याद रखिए, जब रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े होते हैं ना, तो विभव समान हो जाता है ना, समांतर में विभव समान होता है। लेकिन देखो धारा क्या हो जाएगी, तो कह देना धारा बट जाएगी, धारा बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर होगा कि सर विभव समान, धारा बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, चलो बताओ अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल है, लेड एसिड बैटरी का जो कंटेनर होता है वो किस पदार्थ का बनाया जाता है? बच्चों इन्होंने लेड एसिड बैटरी का कंटेनर पूछा है, जो बाहर खोल होता है ना, वो किसका बनाया जाता है? तो लेड एसिड बैटरी का जो बाहर का खोल होता है वो हम लोग हमेशा हार्ड रबड़ का बनाते हैं, हार्ड रबड़। वो लोहा चांदी नहीं, रबड़ का ही क्यों बनाते हैं? क्यों भैया, ऐसा क्यों? तो कह देना जो रबड़ होती है सर, वो एक नॉन कंडक्टर होती है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा सिस्टम हो तो करंट ना लगे, है ना। तो रबड़ का बनाने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि रबड़ जो है नॉन कंडक्टर होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, ओके 49 नंबर देखिए, एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, मैंने कहा वेरी गुड। 0.75 एम्पियर का करंट पैदा किया जाता है, तो बैटरी का बताइए विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो मेरे भाई विद्युत वाहक बल आई बराबर क्या हो जाएगा? तो कह देना आई बराबर हो जाएगा वी बटे आर। नहीं, इन्होंने क्या बोला? विद्युत वाहक बल बोला है यार। विद्युत वाहक बल वी बराबर कितना हो जाएगा? आई इंटू आर, ये हो जाएगा, है ना। तो वी बराबर आई इंटू आर, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.75। रेजिस्टेंस आर का मान कितना है? 20। ये देखो, तो फाइनली आप मुझे बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है? 15 के आसपास। तो बच्चों यहां से जो वोल्टेज आ जाएगा वो हमारा 15 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, चलो 50 नंबर देखिए, विच मोटर इज यूज्ड इन ए मिक्सर ग्राइंडर? आप मुझे बताओ मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर यूज करते हो? देखो मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ड्रिल मशीन हो गई, जिसको हैंड ड्रिल मशीन कहते हैं। बच्चों ये सारे की सारी ऐसी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि एसी और डीसी दोनों से चले। तो एसी और डीसी दोनों से चलने वाली एक ही मोटर होती है, और सर उस मोटर का बताइए नाम क्या होता है? यूनिवर्सल मोटर। ध्यान रखना, यूनिवर्सल मोटर जो है वो एक ऐसी मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों चलती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, निम्न में कौन सा इंजन निकास प्रणाली का कार्य नहीं करता? है ना, उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ अ इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम का बताइए इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें से बताइए कौन एग्जॉस्ट सिस्टम का कार्य नहीं। पहला देखिए, वायुमंडल से निकास गैसों का बहाव, वायुमंडल में निकास गैसों का बहाव, ये तो है सर। शोर में कमी, ये भी है। चिंगारी बुझाओ, ये भी सही है। सिलेंडर कूलिंग, नहीं सर, सिलेंडर की कूलिंग करना ये हमारे पास कूलिंग सिस्टम का काम होता है, ये एग्जॉस्ट सिस्टम का काम थोड़ी ना होता है। आप मुझे बताओ, सिलेंडर की कूलिंग करना सर ये कूलिंग सिस्टम का काम होता है, सर ये एग्जॉस्ट सिस्टम का काम नहीं होता। ठीक है, तो मेरे दोस्त वायुमंडल में निकास गैस का बहाव, शोर में कमी, चिंगारी का बुझना, ये सब हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम का काम है। ऑप्शन नंबर अब डी उत्तर सही होगा, ये नहीं है। नेक्स्ट आइए, बाबत देखिए, भारतीय मानक में इन्होंने बोला है कि भारतीय मानक में 70, आगे लिखा है S7, आगे लिखा है G8, ऐसे लिखा है। तो बोला जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन? ये इसरो में आया हुआ सवाल था, उठा लिया वहां से। तो बच्चों पहला देखो, मैं आपको बता दूं, ये जो 70 होता है ना, ये बेसिक साइज होता है। क्या होता है बच्चा? ये बेसिक साइज होता है। हरा, कैपिटल H हमारा होल के लिए होता है, स्मॉल g 60 के लिए होता है। तो इन्होंने 70 को बेसिक साइज ना बोल के वास्तविक साइज बोला है। देख लो, 70 को क्या बोला? वास्तविक साइज बोला है। इसीलिए ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा, है ना। दूसरा है टॉलरेंस ग्रेड ऑफ होल 7, बिल्कुल कैपिटल S 7, तो टॉलरेंस ग्रेड होल की 7 होगी और 60 की 8 होगी, ये एकदम सही है। दूसरा और तीसरा बच्चों एकदम आंसर सही है। अब मेरी बात समझो,
कैपिटल एच हमेशा होल्ड के लिए होता है और कैपिटल जी स्मॉल जी शाफ्ट के लिए होता है। नेक्स्ट आइए 53 1500 आरपीएम पे चलने वाला 4 स्ट्रोक आईसी इंजन का कैम शाफ्ट कहां चलेगा? देखो अगर 1500 आरपीएम से इंजन चल रहा है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजन अगर 1500 आरपीएम से चल रहा है तो क्रैंक भी 1500 आरपीएम से चलेगी, है ना। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कैम शाफ्ट निकालते हैं ना तो कैम में जो डीएल लगा होता है वो साइज में बड़ा होता है, कैम में जो डीएल लगा होता है बड़ा होता है, इसलिए उसकी स्पीड आधी हो जाती है। तो कैम की जो स्पीड होगी वो क्रैंक वाली स्पीड से जस्ट आधी हो जाएगी और 1500 का आधा बताइए कितना हो जाएगा? 750 आरपीएम हो जाएगा, 750 आरपीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? बी वाला आंसर इस सवाल का सही उत्तर होगा 750। ठीक है, नेक्स्ट आइए बताइए बैटरी की क्षमता इनमें से कौन सी है ना। तो बैटरी की जो क्षमता डिफाइंड होती है वो वोल्ट से नहीं होती, वोल्ट तो बैटरी का ईएमएफ बताता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद रखना जितनी भी बैटरी है उनकी क्षमता एम्पियर वोल्ट से डिफाइंड होती है, एम्पियर वोल्ट से, है ना। तो एम्पियर वोल्ट इसका आंसर सही है। इसका आंसर धोखे से भी आपको वोल्ट नहीं लगाना, एम्पियर वोल्ट। ठीक है, तो एम्पियर वोल्ट से हम बैटरी की क्षमता बताते हैं, है ना। और एम्पियर वोल्ट क्यों? क्योंकि एम्पियर और वोल्ट का मल्टीप्लाई पावर बन जाता है। नेक्स्ट आइए अगला, कच्चा लोहा और स्टील पाइप किसके द्वारा बनाए जाते हैं? बच्चों जितने भी हमारे पाइप वगैरह है ना, जितने भी पाइप है, कास्ट आयरन पाइप, जीआई पाइप, वो एक प्रोसेस से बनाए जाते हैं सर। उस प्रोसेस का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, है ना। बच्चों सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है कि पिघली हुई धातु को डाला जाता है और वो घूमने की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से चारों तरफ लिपट जाते हैं और लिपट जाते हैं तो वहां पाइप की स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाती है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से हम पाइप वगैरह बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए ये लीजिए 56 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। समान संपीड़न अनुपात के लिए बताइए इनमें से किसकी दक्षता ज्यादा है? देखो मैं आपको ये बात बताई है, सुनिए ध्यान से बच्चों। जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए कि सेम आरसी के लिए बताइए ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में कौन ज्यादा दक्षता रखता है, सेम प्रेशर के लिए बताइए कौन ज्यादा दक्षता रखता है, ये दो क्वेश्चन आएंगे। तो जब भी कभी कंप्रेशन रेशियो सेम होता है तो मेरे भाई हमेशा याद रखना ऑटो साइकिल की दक्षता ज्यादा होती है और डीजल साइकिल की कम। लेकिन सेम प्रेशर आ जाए तो सेम प्रेशर में डीजल साइकिल की दक्षता ज्यादा होती है, ऑटो साइकिल की कम। तो बच्चों ये साइकिल का क्वेश्चन था और आपको याद होना चाहिए कि किसकी दक्षता ज्यादा किसकी कम, है ना। इन्होंने क्या बोला था सर? इन्होंने बोला था समान संपीड़न अनुपात। तो समान संपीड़न अनुपात में ऑटो साइकिल की तो दक्षता ज्यादा है, ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल, ऑप्शन नंबर ए। ऑटो चक्री डीजल चक्री की तुलना में अधिक कुशल, कुशल मतलब वही दक्षता ज्यादा है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल नहीं है? 57 नंबर बोला जा रहा है, इनमें से बताओ कौन ऑटोमोबाइल नहीं है? तो बाइक क्या ऑटोमोबाइल नहीं है? बिल्कुल है। कार ऑटोमोबाइल है, ट्रक ऑटोमोबाइल है, लेकिन एरोप्लेन नहीं है। एरोप्लेन बच्चों ऑटोमोबाइल बिल्कुल भी नहीं है ना। और याद रखना जो ऑटोमोबाइल होते हैं कई बार हम उनको एक और नाम से भी जानते हैं, व्हीकल, व्हीकल। तो याद रखना व्हीकल में भी एरोप्लेन नहीं आता और व्हीकल में भाई व्हीकल या ऑटोमोबाइल कहते किसको है? जो सड़क पे दौड़ते हैं उनको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, पिस्टन और ट्रेन के बीच कौन सी कड़ी होती है? पिस्टन सर ये रहा पिस्टन, ये रहा ट्रेन घूम रहा है, तो इनके बीच में कनेक्टिंग रोड लगाओ, है ना। कनेक्टिंग रोड ही पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ट्रेन के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। तो प्रश्न का आंसर कनेक्टिंग रोड होगा कि पिस्टन और ट्रेन के बीच में क्या लगाई जाती है? सर कनेक्टिंग रोड लगाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए अगला सवाल देखिए 59। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में उत्पन्न होती है। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट का प्रत्येक चक्कर में उत्पन्न होती है। देखो 2 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं ना तो सिर्फ 2 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन कंप्रेशन। बच्चों उन्हीं दोनों स्ट्रोक में चारों प्रोसेस खत्म हो जाते हैं। उसी में हमारा कंप्रेशन भी हो जाएगा सर, उसी में हमारा मतलब पावर एग्जॉस्ट सब, एक बार नीचे आता है पिस्टन, एक बार ऊपर जाता है। सिर्फ 2 स्ट्रोक में सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट सब फिनिश हो जाते हैं, इसीलिए तो उसको 2 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं।
सर टू स्ट्रोक इंजन का क्या मतलब होता है? सर टू स्ट्रोक इंजन का मतलब ये होता है कि चार प्रोसेस खत्म करने में इंजन के कितने स्ट्रोक काम करेंगे? सर इंजन के 2 स्ट्रोक काम करेंगे, या फिर सीधा सीधा बोल सकते हैं हम लोग 8 राउंड काम करेगा। तो बच्चों 8 राउंड में ये चारों खत्म होते, पावर, कंप्रेशन, सक्शन सभी खत्म होते। अरे हालांकि एक और छूट गया, एग्जॉस्ट, वो भी खत्म हो जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ठोस स्नेहन के लिए सर्वोत्तम है? आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा ठोस स्नेहन है, सॉलिड स्नेहन है? अब देखो फैटी ऑयल लिक्विड है, मोबाइल ऑयल लिक्विड है ना बच्चों। ग्रेफाइट भी कई बार स्नेहन का काम करता है, और याद रखना ये हमारे पास एक तरह का सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। तो सॉलिड लुब्रिकेंट के एग्जांपल में ग्रेफाइट होगा। नेक्स्ट बच्चों अगला सवाल देखिए, इट्स अ नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, नकल थ्रेड। बच्चों एक बार एक क्वेश्चन आया था कि रेलवे कपलिंग में कौन सी थ्रेड यूज करते हैं? तो हमेशा याद रखना रेलवे कपलिंग में जो थ्रेड यूज करते हैं वो नकल थ्रेड होती है। रेलवे कपलिंग में कौन सी थ्रेड यूज करते हैं? नकल। याद रखिएगा नकल थ्रेड ऐसी होती है, ऐसे सिंपल जो आप थ्रेड पढ़ते हो। बच्चों इसमें ना 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। क्या बोला जा रहा है? एक तो रेडियस और दूसरा पूछी जाती है इसकी गहराई। तो सबसे पहला ध्यान रखना, मैं गहराई बता देता हूं। नकल थ्रेड की जब भी कभी गहराई पूछी जाएगी तो 1/2 पिच होती है, यानी पिच की आधी, है ना। नकल थ्रेड की गहराई पिच की आधी होती है। लेकिन अगर यही नकल थ्रेड की रेडियस पूछी जाएगी तो बच्चों ध्यान रखना नकल थ्रेड की रेडियस 1/4 पिच होती है, पिच की 1/4 होती है। सर इन्होंने रेडियस पूछी थी, आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाला है, 1/4 पिच के साथ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट यार। 62, भारत में पहला ट्रैक्टर किस कंपनी से निर्मित हुआ था? किस कंपनी ने निर्मित हुआ था? बच्चों भारत में पहला ट्रैक्टर बोला जा रहा है कि किस कंपनी ने निर्मित किया था। तो बच्चों ध्यान रखना सबसे पहला जो ट्रैक्टर आया था वो महिंद्रा का आया था 1963 में। हालांकि महिंद्रा अपने इंडिया की कंपनी नहीं थी, इंडिया नहीं थी। लेकिन अगर ये सवाल आता है कि पहली स्वदेशी कंपनी जिसने ट्रैक्टर बनाया था स्वदेशी, तो वह स्वराज, यह 1965 में आया था। तो सबसे पहला जो ट्रैक्टर निर्मित हुआ था वो महिंद्रा का हुआ था 1963 में। लेकिन ये अपने भारत की कंपनी नहीं थी, और पहली स्वदेशी कंपनी पूछी जाती तो स्वराज। अब सवाल में था ना विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट ट्रैक्टर इन इंडिया, पहला ट्रैक्टर किसने बनाया था? तो आंसर तो महिंद्रा में जाएगा, क्योंकि इनमें इन्होंने कहीं पर भी स्वदेशी कंपनी पूछा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट टाइम ये लो बच्चों, ये सवाल डायरेक्ट डेटा है। इंजन का निकास दाब कितना होना चाहिए? मतलब जब एग्जॉस्ट गैस बाहर जाती है तो एग्जॉस्ट गैस के बाहर जाने पर बताइए उसका प्रेशर कितना होता है। तो जब एग्जॉस्ट गैस बाहर जाती है तो उसका जो प्रेशर होता है वो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बच्चों ये सब डेटा आपको याद करना पड़ेगा, कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। तो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान रखना उसका प्रेशर होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 64। बच्चों बोला जा रहा है इन ए 3-वे कैटालिस्ट कन्वर्टर। देखो मैं पहले बता दूं, जब आप जली हुई गैस को बाहर वायुमंडल में छोड़ते हो ना तो कभी भी हम लोग डायरेक्ट नहीं छोड़ते, हमेशा कन्वर्टर की मदद लेते हैं। कन्वर्टर क्या काम करता है कि जितनी भी जहरीली गैस है उसको एक बढ़िया रूप दे देता है, हरा। जैसे कि जो 3-वे कन्वर्टर होता है वो NaOH को बना देता है N2, CO ये भी जहरीली होती है इसको बना देता है CO2, और Hc हाइड्रोकार्बन जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको बना देता है H2O। ओके तो ऐसा दिखने वाला बताइए कोई उत्तर है? ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि 3-वे कन्वर्टर या 2-वे कन्वर्टर से गुजारते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा रूप बाहर छोड़ा जाता है जो आपके वायुमंडल में आपको नुकसान ना पहुंचा सके, है ना। इसमें कुछ में ऑक्सीडेशन होता है, कुछ में रिडक्शन होता है। जैसे देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो 100% ये ऑक्सीडेशन होगा, है ना। इसी तरह से देखो यहां से ऑक्सीजन निकल गया, ये रिडक्शन होगा। ये भी क्वेश्चन आता है अंदर। नेक्स्ट आइए, बताओ क्लच को सामान्यता खाली जगह बलाढ्योर संचालित करने के लिए डिजाइन करते हैं, है ना। देखो होता क्या है कि नॉर्मली आप इस बात को पहले ऐसे समझो, जैसे कि मैं आपके सामने कह दूं कि मैंने एक मेज बनाई है जिसमें 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो बच्चों मेरी डिजाइन में अगर गलती हुई
तो हो सकता है कि 5 से थोड़ा सा भी ज्यादा या 5 व्यक्ति बैठने पर वो मेज टूट भी सकती है। तो हमेशा जब भी कभी डिजाइन की जाती है ना, तो एक्स्ट्रा लोड के लिए की जाती है। मतलब हमें क्लच का डिजाइन 100% लिए नहीं करना, हमें क्लच का डिजाइन करना है उससे ज्यादा। और कितना ज्यादा पे डिजाइन किया जाता है तो 125 से 150% लिए किया जाता है, याद रखिएगा। तो वही लिखा है, क्लच को सामान्यतः किस बलाढूर को संचालित करने के लिए किया जाता है। तो जितना भी बलाढूर आपका इंजन का है उसका 125% यानी 1.25 टाइम्स कर दो, 25% एक्स्ट्रा कर दो, 125 से 150% तक। नेक्स्ट टाइम क्लच के संबंध में बताइए कौन सा कथन गलत है। इन्होंने बोला है क्लच के संबंध में बताइए कौन सा कथन गलत है। पहला देखिए ना, इसे लगाना और हटाना आसान होता है। अरे यार ये तो बहुत आसान है, ये एकदम सही भी है। क्लच को लगाना और हटाना आसान होता है एक क्लच की मदद से, स्प्रिंग की मदद से। इसके परिचालन के दौरान उत्पन्न ऊष्मा आसानी से क्षय होना सही चाहिए, एकदम सही। ऊष्मा जो है वो आसानी से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्लच हमारा खराब हो सकता है। आगे देखिए, घर्षण पृष्ठों पर निम्न घर्षण गुणांक होना चाहिए, गलत, बस यही गलत है बच्चों। जितने भी हमारे फ्रिक्शन क्लच होते हैं ना, उसका मतलब होता है कि उनमें जो घर्षण गुणांक है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर घर्षण गुणांक ज्यादा नहीं होगा तो क्लच काम ही नहीं करेगा, पावर टू ट्रांसफर। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना सर ये वाला स्टेटमेंट गलत बोला गया है ना। नेक्स्ट आइए, क्लच असेंबली गतिशील रूप से संतुलित होनी चाहिए। हाँ ये भी एकदम सही है भाई, क्लच की जो असेंबली होनी चाहिए वो हमारी बैलेंस असेंबली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लच घूम रहा है तो घूमते घूमते डक 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 कर रहा है, नहीं, मतलब घूमते समय भी वो बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो ये वाला जो उत्तर इन्होंने बोला था ना कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निम्न होना चाहिए, गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए अगला, किसी टर्बो चार्जर को किसके द्वारा चलाया जा सकता है। इन्होंने बोला है कि टर्बो चार्जर को इनमें से बताइए किसके द्वारा चलाया जा सकता है। बच्चों जो हमारा टर्बो चार्जर होता है ना, टर्बो चार्जर, उसको हम लोग एग्जॉस्ट गैस से निकलने वाली गैसों से चलाते हैं। ऐसा तो उत्तर है, ये देखिए एग्जॉस्ट गैस प्रेशर, एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर से हम लोग टर्बो चार्जर चलाते हैं। और टर्बो चार्जर ना एक कह सकते हो कि इंजन की ब्रेक पावर को बढ़ा देता है। इंजन की कौन सी पावर को? ब्रेक पावर को बढ़ा देता है हमारा टर्बो चार्जर, है ना। इसके साथ साथ उसकी वैल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी बढ़ा देता है टर्बो चार्जर, आयतनिक दक्षता बढ़ा देता है। तो नेक्स्ट आइए, टर्बो चार्जर में टरबाइन को कैसे घुमाते हैं। 68 नंबर, आप जो बताओ टर्बो चार्जर में हम टरबाइन को कैसे घुमाते हैं, है ना। तो बताया ना, टर्बो चार्जर में जो भी टरबाइन घूमती है ना वो एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर की वजह से घूमती है। तो एग्जॉस्ट गैस में जितना बढ़िया प्रेशर होगा हमारी टरबाइन उतनी ज्यादा घूमेगी। मफलर से निकलने वाली गैसों से नहीं, मफलर से तो साइलेंसर से तो सीधे बाहर चली जाती है, गलत है यार। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, बिल्कुल एकदम सही बात है, मैनीफोल्ड की पाइप कहते हैं। तो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड से निकलने वाली गैस से हम लोग टर्बो चार्जर को घुमाते हैं, ये एकदम सही है। तेल पाइप से निकलने वाली गैस, गलत। कैटालिटिक कन्वर्टर, नहीं 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 नहीं, कैटालिटिक कन्वर्टर तो फिर वो साइलेंसर में जाके मिल जाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट आइए, कैमशाफ्ट कंट्रोल। आप मुझे बताओ कैमशाफ्ट क्या कंट्रोल करती है। बच्चों कैमशाफ्ट ही तो है जो वाल्व को सही समय पे खोलती है, सही समय पे बंद करती है। तो वाल्व का खुलना और वाल्व का बंद होना कैमशाफ्ट कंट्रोल करता है। एक्चुअली में इसको हम लोग वाल्व टाइमिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्व टाइमिंग कहते हैं, वाल्व का खुलना बंद होना। नेक्स्ट आइए, पुश रॉड किसके बीच लगाया जाता है। हरा याद है, वो डायग्राम याद करना पड़ेगा, पुश रॉड कहां होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्रैंक, क्रैंक के बाद क्रैंक गियर, क्रैंक साफ्ट, क्रैंक साफ्ट और क्रैंक गियर, क्रैंक गियर से कैम गियर, कैम गियर से कैम साफ्ट। कैम साफ्ट से वहां पर एक छोटा सा वाल्व लिफ्टर लगाया जाता है जिसको आप और भी कई सारे नामों जाना जाता है। उसके बाद सबसे ऊपर रोटर आर्म होता है और बीच में पुश रॉड होती है लंबी सी। तो पुश रॉड किसके बीच लगाया जाता है? सर पुश रॉड वाल्व और वाल्व स्प्रिंग, गलत। वाल्व और वाल्व स्प्रिंग के बीच तो कुछ होता ही नहीं है। वाल्व और रोटर आर्म, बच्चों वाल्व और रोटर आर्म के बीच में तो स्प्रिंग होता है। टैपेट और रोटर आर्म, ये एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों जो टैपेट होता है ना वो एक तरह का वाल्व लिफ्टर होता है जो वाल्व या पुश रॉड को धक्का देता है। तो पुश रॉड को ऊपर की ओर धक्का देने का काम टैपेट का होता है। उसके बाद रोटर आर्म लगा होता है और उसके बाद हमारा स्प्रिंग, फिर वाल्व खुल जाता है। नेक्स्ट आइए अगला, सी आंसर सही है। रिवेटिंग क्रिया में एक्स बताइए क्या। देखो इस बार जो टूल लगाया गया एक्स, वो देखिए प्लेटों के बीच लगाया गया है, ये देखिए लगाया गया ना। तो जब प्लेटों के बीच ये टूल दिखाया जाए तो 101% ये ऑपरेशन बताइए कौन सा ऑपरेशन होगा।
सर ये ऑपरेशन हमारा हो रहा फुलरिन, है ना। अगर प्लेटों के बीच टूल लगा के दिखाया जाए तो वो फुलरिन हो रहा, कॉटिन दूसरी चीज होती है। तो फुलरिन में हम लोग क्या करते हैं कि प्लेटों के बीच से गैप कम करते हैं, है ना। फुलरिन में क्या करते हैं तो क्या ना, फुलरिन में हम लोग प्लेटों के बीच का गैप कम करते हैं। ये जो प्लेट है ना सर, प्लेटों के बीच का गैप कम करते हैं किसमें, फुलरिन में। चलो नेक्स्ट आइए, चलो बताओ नकल थ्रेड का उपयोग कहां करते हैं। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया नकल थ्रेड का उपयोग कहां होता है, रेलवे कपलिंग में। और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि रेलवे कपलिंग में हम लोग कौन सी थ्रेड यूज करते हैं, नकल थ्रेड यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बताइए 73 नंबर। 73 नंबर का मतलब है कि बताइए 25 टीपीआई, टीपीआई तो बोला जा रहा है दो नजदीकी तीत के बीच की दूरी। बच्चों दो नजदीकी जो तीत होते हैं उनके बीच की दूरी पिच कहलाती है, कहलाती है पिच। और मैंने बताया है कि जब भी कभी आप लोगों को इस तरह से टीपीआई दिया जाता है और इससे पूछा जाए कि बताइए इसकी कितनी पिच होनी चाहिए, तो सीधा सीधा आप कहना कि पिच का मान हो जाएगा 8/25। हालांकि ये आंसर इंच में आएगा, 8/25 इंच। बच्चों अगर इसको mm में निकालना होगा ना, किसमें, mm में, तो हम इंच को mm बना सकते हैं। 8/25 हमारा ये स्टीप पिच होगी। ऑप्शन नंबर सी सवाल से उत्तर। नेक्स्ट अगला बताओ, इग्निशन कॉइल किस वोल्टेज को कितने वोल्टेज बदलता है। इन्होंने बोला है कि इग्निशन कॉइल किस वोल्टेज को किस वे बदलता है ना। तो भैया इग्निशन कॉइल एक तरह का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप। वो लो वोल्टेज यानी 12 वोल्ट को 20,000 के आसपास बदलेगा। अब देखो आंसर भी देखिए ना, आंसर किस के आसपास है ना। नेक्स्ट आइए अगला बता, यदि आप स्विच बोर्ड में छेद करना चाहते हैं तो बताइए आप कौन सी मशीन यूज करेंगे, है ना। स्विच बोर्ड में छेद करने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप स्विच बोर्ड लगाने वाले हैं अपने घरों में और होल करना है तो आप एक हैंड ड्रिल मशीन लेके आएंगे ना, ठीक है। तो रेडियल स्विच बोर्ड, थोड़ा यार यहां पर ना स्विच बोर्ड होता क्या है, दीवार थोड़ी ना है ये यार, ये स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से आपके पास स्विच बोर्ड है और इसमें होल करना है, ठीक है। तो स्विच बोर्ड में होल करने के लिए हमें बेंच ड्रिल मशीन यूज करनी चाहिए, बेंच। हैंड ड्रिल मशीन तो भैया वहां यूज करते हैं ना जहां पर दीवारों में होल करना होता है ना। तो स्विच बोर्ड में होल करने के लिए हम बेंच ड्रिल मशीन का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों यहां से हम लोगों का पूरे 75 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। ये हमारा 9वां सेट था और अभी 10वां सेट शाम के 7 बजे मैं लाइव ले लूंगा, तो यहां से आपने 10 सेट क्लियर हो जाएंगे। पीडीएफ पढ़ चुकी होगी इसकी भी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने लास्ट 10वें सेट में आज शाम 7 बजे। थैंक यू।